हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने वीडियोस रिकॉर्डिंग चल रही है बेसिकली हाफ ईयरली पेपर के सॉल्यूशंस की। क्लास 11th आरबीसी का हाफ ईयरली का पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, उसका ऑलमोस्ट अपन ने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो उसी सेशन को आज कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन ए तक के जो एमसीक्यूज है वो ऑलरेडी सारे कवर हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पार्ट ए भी आप दे सकते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपके कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो उसके वॉल्यूम के अंदर क्या वेरिएशन आ रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और किससे डिनोट किया जाता है इसको, अपन अगर जैसे लिखते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में किसे डिनोट किया जाता है, बीटा से। कंप्रेसिबिलिटी को किसे डिनोट किया जाता है, बीटा से। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है आपके, -1/v डेल्टा v अपॉन डेल्टा p। तो सिंपल सा रिलेशन आपको समझ में आ गया। किसके रिस्पेक्ट में ये आपका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, आपका किसके रेस्पेक्ट में, आपके प्रेशर के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या कहलाती है, आपकी कंप्रेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉड्यूलस जिसको अपन कहते हैं उसकी बात चल रही है। किससे डिनोट करते हैं इसको, बेसिकली y से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल किससे रिलेटेड होता है, आपका लेंथ से। तो अब स्ट्रेस का तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, लेंथ के अंदर कितना चेंज आया, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, आपका यंग मॉड्यूलस का। ओके, ये फॉर्मूला होगा आपका यंग मॉड्यूलस का। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बेसिकली स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अपने पास दो वेक्टर गिवन है, फर्स्ट वेक्टर है ए नेम से और सेकंड वेक्टर है बी नेम से। अपने को कैलकुलेट करना है दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं। वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, 3i कैप -4j कैप, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, +5k कैप। ये वेक्टर ए की वैल्यू है। ऐसे कैसे, वेक्टर बी की वैल्यू क्या गिवन है अपने को यहाँ पे, 2i कैप +j कैप, और आगे क्या लिखा हुआ है, -3k कैप। इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करना है, मतलब दोनों का कौन सा प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, कौन सा प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपने को पता है एक सिंपल सा अपन एक मैट्रिक्स फॉर्मेट करके इसको सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, इनके वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले किसकी लिखते हैं, i की, j की और k की। i j k की वैल्यू लिख देते हैं अपन यहाँ पे। अब क्या करना है, i के नीचे क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट। i के कौन कौन से कोफिशिएंट है भाई, इसमें a में कौन है 3 और b में कौन है 2। j के कोफिशिएंट इसमें क्या ले रखा है, a में -4 और दूसरे में क्या है +1। थर्ड में क्या दे रखा है आपको 5 और इसमें क्या दे रखा है -3। तो बहुत सिंपल सा है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपन ने क्या किया, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लिया, i j के ऊपर लिखा और i के नीचे i के कंपोनेंट दोनों के, a और b के, j के नीचे j के और k के नीचे k के। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कौन ले रहे हैं अपन, i को ले रहे हैं, i के बाद में ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में j का ब्रैकेट माइनस के साथ, और फिर उसके बाद k का ब्रैकेट किसके साथ, प्लस के साथ। ये ब्रैकेट बना दिया। अब क्या होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब i की बात चल रही है तो i के कॉलम को और i के रो को हटा देंगे। जब i की बात चल रही है तो i का कॉलम और i के रो को अपन ने क्या कर दिया, एलिमिनेट। अब पीछे क्या सेगमेंट बचा अपने पास, ये चारों बचे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा -4 और ये क्या आ जाएगा -3, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 5 को। ओके, अब जब अपन j की बात कर रहे हैं तो j के कॉलम को और j के रो को अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो पीछे क्या रहेगा, 3 और -3। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से। बीच में माइनस का साइन किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 5 को। ये बन गया j का। k के लिए क्या होगा, k के कॉलम को और k के रो को हटा दिया, तो पीछे क्या बचेगा, 3 × 1, 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से,
और माइनस मल्टीप्लाई -4 को किससे किया, 2 से। इसको आप सिंपल सो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने के बाद A क्रॉस B का आंसर मिल जाएगा। सिर्फ ये मैट्रिक्स फॉर्मेट अपने को आना चाहिए और उसके बाद सॉल्यूशन आपका आराम से हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस व्हाई द गर्डर्स आर मेड अप ऑफ आई शेप। आपने देखा होगा जब भी आप ब्रिजेस वगैरह के ऊपर से निकलते हैं तो ब्रिज का जो बेस होता है वो किसका बना होता है, आई शेप का। किसका बना होता है, आपके आई शेप का। यस और नो, ये स्ट्रक्चर अपन कहाँ देखते हैं, आई शेप के गर्डर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या होगा कि अगर आप स्ट्रेट बना दोगे, स्ट्रेट सीधा सीधा बना दोगे और उसके ऊपर क्या आ गया, लोड आ गया, तो ये आपका सीधा होने की बजाय क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या नेम देते हैं, बकलिंग। क्या कहते हैं, बकलिंग। बकलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि बेंट होना। टू अवॉइड बकलिंग एंड टू हैव stability in the structure we use girders of I shape, okay, so that they can bear a heavy load on it, okay। ज्यादा से ज्यादा लोड को बियर कर पाए इसलिए अपन स्टेबल शेप देने के लिए क्या देते हैं, आई शेप देते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंगुलर मोमेंटम और किसकी बात कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे रिलेट करा के बताना है। इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेशन पार्ट है। 8th आपका है, कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सीजीएस। ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, एक यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। किसकी बात चल रही है, कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू क्या दे रखी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी की पावर -2। तो अपने को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जो गिवन है वो किस में दे रखी है। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, MKS, ओके। और किस में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं अपन, MKS को किस में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, CGS में। तो सबसे पहली चीज अपने को जो पता होनी चाहिए वो G के क्या होनी चाहिए, डायमेंशन। G किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, G डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो फॉर्मूला मेन क्या होता है, फिजिकल टू G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब उसको G के लिए सॉल्व करते हैं तो G के डायमेंशन क्या आएंगे आपके, m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। ये G के आपके आ गए डायमेंशन। क्योंकि अपने को डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करना है तो सबसे पहले G की क्या लिख दिए, डायमेंशन। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कन्वर्जन किस में से चाह रहे हैं भाई, अपन MKS से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, CGS के अंदर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, न्यूमरिक वैल्यू इंटू यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, न्यूमरिक वैल्यू इंटू यूनिट। जैसे मैंने लिखा 5 न्यूटन, तो 5 क्या होगी उसकी न्यूमरिक वैल्यू और न्यूटन क्या होगी उसकी यूनिट हो गई। तो MKS के अंदर जो न्यूमरिक वैल्यू और यूनिट है वो किसके अंदर होगी, आपकी CGS के अंदर होगी। अब सबसे पहले MKS की बात करते हैं। N1 की वैल्यू दे रखी है कि अपने को, N1 की वैल्यू को भी अपन N1 ही रहने देंगे। यूनिट MKS के अंदर क्या हो जाएगा, MLT की ये यूनिट आपकी हो जाएगी। इसको लिख दिया हमने m1 की पावर -L1, हाँ सॉरी -1 L1 की पावर 3 और T1 की पावर -2। ऐसे कैसे N2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इन सबको 2 नेम दे देंगे नीचे, है ना, सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 लिख देंगे। तो ये दूसरा यूनिट सिस्टम को डिनोट करेगा, L2 की पावर 3 और T की पावर -2 और ये भी क्या हो जाएगा 2। तो कुछ नहीं किया मैंने, U1 का मतलब सारी जो टर्म्स थी उसको फर्स्ट के लिए लिख दिया और U2 के लिए 2 लगा दिया। अब वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, वैल्यू चाहिए यहाँ पे N2 की। तो इस इक्वेशन को अपन N2 की टर्म में लेके आ सकते हैं। N2 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, यहाँ पे N1 तो रहेगा ब्रैकेट के बाहर और सबसे पहले मास अपॉन मास, तो क्या होगा M1 अपॉन M2, ठीक है। और पूरे की पावर, मास की पावर क्या चल रही है, -1। ऐसे कैसे लेंथ अपॉन लेंथ हो जाएगा, L1 के अपॉन में L2 और पूरे की पावर क्या बन जाएगी 3 और लास्ट क्या बन जाएगा आपका टाइम, T1 अपॉन T2 की पावर क्या हो जाएगी आपके -2। तो कुल मिला के अपने को करना क्या था, N2 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए पूरी इक्वेशन को N2 के अंदर अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब N1 की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, ये जो वैल्यू गिवन है एक्चुअल में कौन सी वैल्यू है आपकी, N1 की वैल्यू है, ठीक है। अब जो 1 नोमेनक्लेचर है वो किसको डिनोट कर रहा है,
MKS को, जो 2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, CGS को। तो अब अपन सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे M1 किस में हो जाएगा आपका, M1 किस में हो जाएगा आपका, N1 की वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10 टू की पावर -1 जो कि ऑलरेडी गिवन है। M1 आपका मास हो जाएगा, ये किस में होगा, केजी में, और M2 किसकी बात करता है, CGS में, तो ये किस में हो जाएगा, ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो केजी में क्या होगा, 10 टू की पावर -3 ग्राम। कुल मिला के क्या करना है आपको, M1, L1 और T1 में चलाना है MKS सिस्टम, और 2 वाले में कौन सा चलाना है, CGS सिस्टम। तो ऊपर M1 आपका केजी में आ गया, किसमें, MKS में, और ग्राम में था उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ का क्या हो जाएगा, इसकी मास की पावर क्या थी आपके पास, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर, और इसको भी नीचे को भी कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो क्या होगा 10 टू की पावर -2 मीटर। और लास्ट टर्म अपने पास क्या बचेगी, लास्ट टर्म टाइम की, टाइम दोनों में सेकंड में लेते हैं, दोनों में सेकंड में लिया, पूरी पावर क्या हो जाएगी -2। ऐसा अपन ने क्यों किया, ताकि सेम टर्म्स आपस में क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम टर्म्स क्या होगी, कैंसिल आउट। और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर अपने को क्या मिलेगा, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली ये जो आंसर कैलकुलेट किया ये किसके अंदर आ गया आंसर अपना, CGS के अंदर, और जो गिवन था वो किसके अंदर था आपका, MKS के अंदर। तो ये सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, और फंडामेंटल फॉर्मूला इसके पीछे क्या होगा कि न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 9, derive the formula for the maximum safe speed of a vehicle on plane circular path। प्लेन सर्कुलर पाथ के अंदर आपको वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √μ/g। ये फॉर्मूला आपका प्लेन सर्कुलर रोड के ऊपर है। अगर आपका बैंक रोड वाला फॉर्मूला आता जिसमें एंगल के ऊपर डेविएट होती, तो उसमें इस फॉर्मूले में एंगल का भी कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता। ठीक है, प्लेन पूछा था तो प्लेन फॉर्मूला बता दिया। 10th नंबर में क्या है, डेराइव द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ एन प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप सबको बेसिक आता है, कैपिटल H इज इक्वल टू क्या लिखते हैं इसके अंदर, कैपिटल H इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 2g। जब मैक्सिमम हाइट पूछा है तो सिर्फ अपने को मैक्सिमम हाइट ही बताना है, उसके अलावा कुछ कैलकुलेट करके नहीं बताना है। डायग्राम बनाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, डेफिनेशन और हाइट का डेरिवेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 120 डिग्री। और आपसे कहा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू द एनी ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ रखा है, सिर्फ आपने क्या किया इसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। ये सेम क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया होगा, जब भी रिजल्टेंट की बात चलती है तो आपके दिमाग में रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दो वेक्टर थे P और Q, उनका रिजल्टेंट क्या था R, तो अंडर रूट क्या होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। पहला काम तो अपन क्या करेंगे, रिजल्टेंट का दो वेक्टर का आती है फॉर्मूला, तो दिमाग में क्लिक करेगा, वो ये करेगा R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, प्रूव दैट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर P और Q थे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो PQ की जगह मैं P लिख दूं, चलेगा भाई। और एंगल कितना कह रहा है, क्वेश्चन कितना कह रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, देन प्रूव करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस की कंडीशन हमने फॉर्मूले में लगा देते हैं। R इज इक्वल टू क्या होगा भाई, P स्क्वायर को P स्क्वायर लिखेंगे, Q स्क्वायर की जगह भी क्या लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P क्या हो जाएगा, वापिस P स्क्वायर होगा, और कॉस ऑफ कितना डिग्री आ जाएगा आपके, कॉस ऑफ 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या भाई? जो क्वेश्चंस की कंडीशन थी उसको अपन प्रूफ करते गए। अब इसके बाद क्या होगा, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, -1/2। वो वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे R इज इक्वल टू अल्टीमेट किसके टर्म्स में आ जाएगा, P के। यही क्वेश्चन कह रहा था।
क्वेश्चन ही कह रहा था कि प्रूव करो जो रिजल्टेंट होता है वो कोई भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। cos 120 डिग्री वैल्यू आप पुट करोगे -1/2 तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, उसमें ये कहा था कि दो वेक्टर है P और Q दोनों आपस में बराबर है और दोनों रिजल्टेंट के भी बराबर है, तो वहां पे क्या कंडीशन लगा दी थी कि P = Q = R। उस केस में अपने से ये एंगल पूछा था, जब आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो यही मिलेगा cos 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या रहती है -1/2। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसने एंगल दे दिया और क्या कहा R = P प्रूव करना है आपको। कॉन्सेप्ट सेम है, मेन फॉर्मूला ये काम आएगा दोनों में। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए मैन थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इट कलेक्ट आफ्टर बॉल आफ्टर 8 सेकंड। कितने सेकंड के बाद आ रहा है ये? 8 सेकंड के। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब बॉल को ऊपर थ्रो किया गया और उसके बाद कितने टाइम बाद कैच किया? 8 सेकंड के बाद। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो 12th के फर्स्ट पार्ट में कौन सी इक्वेशन काम आएगी? V = U + AT वाली इक्वेशन काम आएगी। अब क्या होगा कि जब किसी बॉल को अपन ऊपर की तरफ उछालते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो V की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। और क्योंकि बॉल को ऊपर उछाला अपन ने, है ना, ऊपर उछाला इसको यहाँ पे, तो A की जगह क्या लिखना पड़ेगा? -G। A की जगह क्या लिखना पड़ेगा? -G। और जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर उछालते हैं तो वापिस आता कहाँ है? नीचे ही आता है। तो नीचे वापिस ऊपर बॉल को ऊपर उछाला, वापिस ये नीचे आ गई आपके। अब इसमें कितना समय लगा आपका? 8 सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर उछाल के वापिस कितनी देर में नीचे आ गई? 8 सेकंड में। अब अपन ये मानते हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना को उतना टाइम किसमें लगा? नीचे आने में। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल T, टोटल टाइम तो आपका 8 सेकंड है, लेकिन कैपिटल T बराबर क्या होता है? 2 टाइम्स स्मॉल t। तो स्मॉल t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 सेकंड। तो अपन कहेंगे 4 सेकंड तो ऊपर जाने में समय और 4 सेकंड नीचे आने का समय। तो स्मॉल t की वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ पे आप? 4 सेकंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अपन ये मान के चलते हैं कि जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना को उतना समय नीचे आने में। तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप यहाँ पे? U की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से। ठीक है, अब अगला पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट व्हाट हाइट द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स 0। जब हाइट की बात चल रही है तो वापिस इक्वेशन क्या काम आएगी? V² - U² = 2AS। S कैलकुलेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सी इक्वेशन लगानी, वो आइडेंटिफाई करना आपको आएगा। वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस का गेम है। अगला क्वेश्चन है राइट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। 9th का टॉपिक है, सारे लॉज लिखने हैं 1 2 3, उनका अदर नेम लिखना और विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसी सेक्शन सी से, दैट इज राइट हुक्स लॉ, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ बेसिकली किसको रिलेट करवाता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है। यहाँ पे लिखा अपन एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन और यहाँ पे क्या लिखा? स्ट्रेस। तो इन दोनों को रिलेट करवाता और क्या कहता है? दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो दोनों का जो रेशियो होता है आपका बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये कौन कहता है? हुक्स लॉ कहता है। अगला कॉन्सेप्ट है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक आपने इस तरह का ग्राफ बनाया होगा जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट में पहले लीनियर रिलेशन होता है, फिर नॉन लीनियर होता है और फिर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ये इस ग्राफ की बात कर रहा है। यहाँ पे वापिस आपका क्या आएगा? स्ट्रेन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्ट्रेस। तो इसके अंदर क्या किया था अपन ने? तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था, प्लास्टिक बिहेवियर को, इलास्टिक बिहेवियर को, प्लास्टिक लिमिट कौन सी होती है, इलास्टिक लिमिट कौन सी होती है, और लास्ट में क्या होगा? एक रबड़ बैंड का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर एक लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच होगा और उसके बाद आप स्ट्रेच फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो इसके अंदर स्ट्रेन नहीं होगा। ये ग्राफ पूछा गया 14 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन है प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू टॉर्क। 15 के अंदर आपको प्रूव करना है टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dl/dt। वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ योर रोटेशनल मोशन। प्रूव करो टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। इसका सेम पार्ट अपन ने कर रखा है किसमें? लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में क्या लिखते हैं? f इज इक्वल टू क्या होगा? dp/dt। ये लीनियर मोशन की बात कर रहा है और वो किसकी बात कर रहा है? आपके रोटेशनल की। कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज कैपिलैरिटी।
Capillarity is a phenomenon in which there is a rise or fall of liquid level in capillary tube. What is capillary tube? It is a thin hair-like tube. क्या पढ़ा था कैपिलरिटी के अंदर? कैपिलरिटी के अंदर क्या होगा? बेसिकली एक लिक्विड आपने फिल कर रखा है, इसके अंदर क्या किया था अपन ने? एक टेस्ट ट्यूब लगाई थी बेसिकली। कैपिलरी, ये कैपिलरी ट्यूब है, तो दोनों एंड से ओपन है। इस कैपिलरी ट्यूब को क्या कहते हैं? कैपिला। कैपिला मीन्स हेयर लाइक ट्यूब, मीन्स बहुत पतली ट्यूब होती है। तो जैसे ही इसको आप लिक्विड में पोर करो तो लिक्विड इसके अंदर जाएगा, लिक्विड इसमें कुछ हाइट तक जाएगा, ये फिनोमिनन कहलाता है कैपिलरिटी। द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। और क्वेश्चन ये है, डेराइव द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम यूजिंग इन द कैपिलरी ट्यूब। कितनी हाइट तक वाटर राइज करेगा, और ये फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है? एसेंट फॉर्मूला। क्या कहलाता है भाई? एसेंट फॉर्मूला। हाइट ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब क्या फॉर्मूला होता है? H इज इक्वल टू आपका 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? R रो और G। सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन। थीटा क्या हो जाएगा? आपका एंगल कितना है मेनिस्कस के साथ, यहाँ पे एंगल कितना है? R क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस। रो डेंसिटी, और G क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन इसके अंदर आपको करना है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट में। राइट द बर्नौली थ्योरम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बर्नौली थ्योरम ने क्या कहा था? बेसिकली बर्नौली ने कहा था कि कोई भी आइडियल फ्लूइड की 3 एनर्जीज का सम, कौन कौन सी 3 एनर्जी थी भाई अपने पास? बर्नौलीज थ्योरम, 3 एनर्जी का सम क्या होता है? 0। क्या था? किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? आइडियल फ्लूइड के लिए। ये सिर्फ किसके लिए काम करता है? आइडियल फ्लूइड। किसके लिए बात कर रहे थे अपन? सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास? हाफ mv², यस और नो, अपॉन में वॉल्यूम। छोटा v वेलोसिटी, बड़ा v वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh अपॉन में बड़ा v। ये क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे भी मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है? डेंसिटी। तो p प्लस हाफ रो v², रो क्या हो जाएगी? डेंसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो gh, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये डेरिवेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके, दैट इज और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी का सिंपल सा क्या मतलब होता है? वो मिनिमम वेलोसिटी जो कोई ऑब्जेक्ट अटेन करेगा और उससे एटमॉस्फेयर में उछाला। जैसे इस मार्कर को मैंने एटमॉस्फेयर में एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। उस वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछा है यहाँ पे आपसे। क्या पूछा है? एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो एस्केप वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी का आपका? √2gm अपॉन r। ये किसका फॉर्मूला है आपका? फॉर्मूला नंबर 1 एस्केप वेलोसिटी, VE लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई एस्केप वेलोसिटी का? √2gr। और अर्थ की एस्केप वेलोसिटी अपने को पता होनी चाहिए कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम आता है। जितने भी सैटेलाइट से और मिशन जो अपने भेजते हैं स्पेस में सेंड करते हैं उनके अंदर ही क्राइटेरिया डिसाइड करता है। और VO का मतलब क्या होता है आपका? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या है? रिलेट द एस्केप वेलोसिटी विद ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये आपको दिख रहा है, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये ऑर्बिटल का। अगर आपस में रिलेट करोगे तो आप क्या कहोगे भाई? क्या कहोगे? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स किसकी? ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ये पार्ट आपका ग्रेविटेशन के अंदर डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगला आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट। डेराइव द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद डेप्थ। 3 डेरिवेशन होंगे। सबसे पहला क्या होगा? G का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक GH का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, और तीसरा क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। क्या फॉर्मूला था भाई आपके पास GD का? GD इज इक्वल टू G1 - D अपॉन R। यस और नो? ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला था किसका? GD और D का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है GD का मीन्स क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस।
स्मॉल डी क्या हो जाएगा, डेप्थ। तो ये रिलेशन क्या कह रहा है कि जी डी और डी में कैसा रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, हाइट पे जाओगे तो भी रिड्यूस होगी, डेप्थ में जाओगे तो भी रिड्यूस होगी। उसका कारण क्या है, इनवर्स रिलेशन। डेप्थ में जाएंगे तो डी बढ़ेगा, ये जी डी क्या हो जाएगा आपका कम। वैसे कि वैसे हाइट के लिए भी इनवर्स रिलेशन रहता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, सरफेस पे मिलेगी। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का। डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का सिंपल सा मतलब क्या होगा, जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जिसका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ एग्जांपल्स लिख दोगे, उसके बाद में क्या आएगा, प्रूव करना है वर्क डन स्प्रिंग के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W इज टू हाफ kx स्क्वायर, और x क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का कंप्रेशन और एक्सटेंशन, k क्या हो जाएगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये रिलेशन प्रूव करोगे। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल। और बाद में क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कोलिजन का डेरिवेशन करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का भाई, फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा के बराबर हाफ m1 इंटू m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा, u1 का स्क्वायर। ये प्रूव करना था आपको इसके अंदर पूरा। और जब आप इसको सॉर्ट आउट करते हो तो क्या आएगा, kf अपॉन ki इज इक्वल टू m1 प्लस m2। kf का मतलब क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ki का मतलब इनिशियल। तो आपको दिख रहा है दोनों में से बड़ी कौन है भाई, दोनों में से बड़ी कौन है, ki बड़ी है और kf क्या है, स्मॉल है। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई है, तो लॉस होगा कि नहीं होगा, ये तो प्रूव करना है कि प्रूव करो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दिस कम्स टू एन एंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी माइन्यूटली। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे दे आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो फॉर्मूलेस बताए उनसे आंसर फाइंड आउट कीजिए, और फिर आगे और क्वेश्चंस को समझने की। ये क्वेश्चन की पेपर आपका एनुअल के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, काफी क्वेश्चन और काफी कॉन्सेप्ट आपके एनुअल में भी रिपीट होने के चांस है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।